नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका लेफ्ट का और इंडियन डेमोक्रेसी का कि प्रमुखवाद के अपने आरोप वैध लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की आलोचना की जाती है, लेकिन सैम्य शब्द के तहत आश्रय देने वाले अधर्म के लिए थोड़ी चिंता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए पंडित की जातीय सफाई, दलित के खिलाफ भेदभाव, भ्रष्टाचार और वंशवाद का दोष। धारा 370 के निरस्तीकरण ने अमेरिका प्रतिष्ठान के वाम उत्तरवादियों खंड को भारतीय लोकतंत्र को प्रमुख रूप में दर्शाने के लिए प्रेरित किया है। यह आरोप आकर्षक है क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र के बारे में अमेरिकी प्रगतिवाद के उद्देश्यों और भाग्य के बारे में अधिक कहता है। 20वीं सदी के अधिकांश लोगों के लिए वाम उत्तरवादियों का मानना था कि सामाजिक मानदंडों और आर्थिक असमानताओं ने व्यक्तियों को कानून द्वारा दी गई व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद शक्तिहीन छोड़ दिया था। इसलिए उन्होंने शिक्षा और पुनः वितरण का माध्यम से मानव क्षमताओं को बढ़ावा देने की मांग की, जो व्यक्तियों को सही मायने में मुक्त बनाने के लिए जब चुनावों ने पसंदीदा बाजारों और व्यक्तिगत पसंद को चुना, तो वाम उदारवादियों ने एक अलग तरह की सत्ताहीनता पर ध्यान केंद्रित किया। अब चिंता उन समूहों की है जिनकी पहचान और हित उनके सत्ताहीन अल्पसंख्यकों के कारण खतरे में है। इस प्रकार एक प्रसिद्ध उदाहरण लेने के लिए हैप्पी छुट्टियों ग्रीटिंग्स क्रिसमस के लिए अमेरिका में पारंपरिक ग्रीटिंग्स के अलग थलग गैर ईसाइयों अल्पसंख्यकों के रूप में बेहतर है। विचार तब तक आकर्षण प्राप्त नहीं करते हैं जब तक वे मानना स्थिति के कुछ पहलू से बात नहीं करते हैं। बुद्धि के लिए समकालीन प्रगतिवाद को प्रमुखता के तरीकों की संवेदनशीलता के लिए सराहना की जानी चाहिए, जिसमें वे अल्पसंख्यकों को घायल कर सकते हैं। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों पर इसके एकल दिमाग का कुछ परेशान करने वाला प्रभाव भी है। एक यह है कि किसी अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले किसी भी कानून को नाजायज बताते हुए प्रगति को तैयार किया जाता है, भले ही उस कानून में लोकतांत्रिक समर्थन और कानूनी मंजूरी हो। लेकिन अगर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं को खारिज कर दिया जाता है तो विवादों को कैसे सुलझाया जाए, तो जो कार्रवाई का एक वैध कोर्स है। क्या वाशिंगटन पोस्ट का मुद्दा घटेगा? एक अन्य निहित उन पहचानों और हितों की वैधता है जो बेहतर ढंग से उनके शिकार को व्यक्त करने में सक्षम है। इस प्रकार अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की कश्मीर में मिटा के रूप में आलोचना की जाती है, लेकिन सैम्य शब्दों के तहत आश्रित लोगों के लिए थोड़ी चिंता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए पंडितों की जातीय सफाई, महिलाओं और दलितों के खिलाफ भेदभाव और भ्रष्टाचार और कलंक राजवंश का। तीसरा निहित अभी भी अधिक चिंताजनक है क्योंकि वे सत्ताहीन अल्पसंख्यकों के साथ सहयोगी की इच्छा रखते हैं। वामपंथी उदारवादियों ने प्रमुखता के खिलाफ एक कठिन लड़ाई का सामना किया। वे बहुमत को विभाजित या प्रयोजित करने की मांग करते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट रोना की एक हिंदू एक जातीय वर्ग समुदाय जातीयता क्षेत्र का सदस्य है, कुछ भी लेकिन एक हिंदू। इस प्रकार यह आरोप कि धर्म को राजनीति में लाने वाले हिंदू कट्टरपंथी हैं, लेकिन अल्पसंख्यक भी ऐसा ही करते हैं। इन कमियों के कारण भारतीय जो सहज रूप से उदारवादी है को हमारे लोकतंत्र की वाम उदारवादियों आलोचना से सावधान रहना चाहिए। बहुसंख्यकों की हर शिकायत को स्वेच्छा से घोषित करने के रूप में नाजायज और अयोग्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा नहीं देगा। यह केवल उन शिकायतों का निवारण करेगा और स्वयं लोकतंत्र की अस्वीकृति के लिए मंच निर्धारित करेगा, क्योंकि यूरोप के सुदूर अधिकारियों का उदय इसे स्पष्ट करता है। इस अमेरिकी वामपंथी लिबरल कथा को चुनौती देने से दो लागतें लगेगी। प्रवासी भारतीयों के साथ संबंध खराब होंगे। विश्वविद्यालयों में जहां लेफ्ट लिबरल्स हावी हैं, भारतीय अमेरिका गॉडेस और गोधरा के बारे में सीखते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाली शिकायतें, उदाहरण के लिए भोपाल विद्रोह या मंदिरों को विनाश को अनदेखा किया जाता है, या यहाँ तक कि एक पागल के पालतू जानवरों के रूप में उपहास किया जाता है। हाशिए पर इस प्रकार यह
है कि एक भारतीय अमेरिका, दक्षिणी एशियाई और फिर एक रंग का व्यक्ति बन जाता है जो इस्लामोफोबिया की निंदा करता है, लेकिन कश्मीरी पंडित की दुर्दशा से बेमुश्किल वाकिफ रहता है। यह उल्लंघन स्वयं को ठीक कर सकता है, जैसे कि इंग्लैंड में जहां ब्रिटिश भारतीय लिबरल पार्टी से दूर हो गए हैं। भारतीय अमेरिकियों को दूसरे विचारों हो सकते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि व्यवहार में उनके लिए प्रगतिवाद का क्या अर्थ है, तो पश्चिमी में यहूदी विरोधवाद का पुनः उत्थान कयोलाचन में कौनड़ी है। प्रवासी भारतीयों की एक सबसे बड़ी समस्या एक और अधिक जटिल समस्या है। भारतीय अमेरिकियों में अमेरिकी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा शामिल है और वे तटों के साथ वलस्टर करते हैं, जहां डेमोक्रेटिक हावी आगे के भविष्य के लिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी में रैंक पर चढ़ाने के इच्छुक भारतीय अमेरिकी राजनीतिक प्रमुख भारत के लिए अपनी आरुचि साबित करने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर का कांग्रेस में आना इस बात का संकेत है कि उन्हें क्या करना है। तब गंभीर समस्या यह है कि भारतीय की कूटनीतिक विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के तहत पक्षपातपूर्ण राजनीति में उतरना होगा। हाउडी मोदी इस संबंध में एक अग्रदूत आलोचकों की चिंता है कि डेमोक्रेटिक भारत को दंडित करके जवाब देंगे, लेकिन परमाणु परीक्षण के बाद 1998 के डेमोक्रेटिक के प्रतिबंधों और विद्रोह को याद किया। 2 साल बाद बिल क्लिंटन लोकसभा के उच्च सदस्य थे, क्योंकि भारत में भी खेलने के लिए कार्ड है। यह आर्थिक सुधार के साथ आगे बढ़कर अमेरिका में अपने समर्थन के आधार को चौड़ा कर सकता है। यह अमेरिका के प्रयासों को जटिल भी बना सकता है, क्योंकि चीन ने एक मध्यस्थ पश्चिमी के साथ खिलाफ एशियाई एकजुटता का समर्थन करके चीन को सम्मिलित किया है। उम्मीद है कि इससे कोई भी पास नहीं होगा। एक विचारधारा जो उन मुद्दों के खिलाफ होती है जो बहुसंख्यक नागरिकों को दृढ़ता से महसूस करते हैं कि लोकतंत्र में हमेशा संघर्ष होगा। लिबरल पार्टी की हालिया पेराई हार की अमेरिका प्रगति को विराम देना चाहिए, लेकिन क्या उन्हें तब टकराव जारी रखना चाहिए? पहले बताए गए कारणों के लिए हमें यह जवाब देने से नहीं कतरना चाहिए कि जब अल्पसंख्यक अधिकारों पर असहमति है तो हमारी प्रक्रिया और संस्थानों के लिए, न कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो मध्यस्थता करने के लिए और कार्रवाई का एक वैध कोर्स नहीं है। हम भारत में इन जांचों के स्वास्थ्य का आकलन कैसे करें और संतुलन बाद के निबंधन का विषय क्या होगा?